हिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने कश्मीर के वंशों को देखा था। 3 वंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। उनमें से पहला उत्पल वंश का एक मुख्य राजा, कुछ मुख्य राजाओं को, शासकों को हमने देखा, उनकी कहानियों को हमने समझा। जैसे कि ललितादित्य मुक्तापीड़ क्या सूर्य मंदिर का निर्माण करवा रहा है मारतंड में, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। रानी दिद्दा उत्पल वंश की रानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन भारत में हम प्रमुख शासिका देखते हैं उनमें रानी दिद्दा का नाम आता है, और आगे चल के अभी आएगा एक रानी रुद्रम्मा दक्षिण भारत में। ठीक है, तो हमने उन्हें देखा रानी दिद्दा को। इसके अलावा हमने लोहार वंश के राजा हर्ष को देखा, और हर्षवर्धन कन्नौज थानेश्वर का, वर्धन वंश का, पुष्यभूति वंश का जो राजा हर्षवर्धन है 606 ईस्वी में राजा बना, उससे ये हर्ष कैसे अलग था, क्या दोनों में डिफरेंसेस थे वो हमने समझे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, समझने में गलती हो जाती है। दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी हमने समझा। और कश्मीर का अकबर कौन है, जैनुअल आबिदीन, उसे हमने देखा। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। गुप्तोत्तर काल को हम पूरे को कर रहे हैं यहाँ पर। गुप्तोत्तर काल क्या है? एक ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था जहां पर अलग अलग जगह अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्र में अपना शासन चला रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, और शुरू से पाषाण काल से और अभी तक की शायद 21-22 क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है, पहली बार कोई यहाँ पर क्लास देख रहा है, तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी क्लासेज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए। किस तरह से हम कहानी के रूप में पूरी हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं, आप भी उस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नए हैं तो जुड़ जाइएगा और बाकी लोगों को भी जोड़िएगा। बस इतना सा। आज हम देखने वाले हैं बंगाल के वंश। ठीक है, ये बंगाल के वंश हमारे लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद हमने समझा था, जब हमने हर्ष को समझा, हर्षवर्धन को समझा, तो वहाँ पर हमने देखा कि हर्षवर्धन, यदि आप पहली बार यहाँ पर क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ये रहेगा कि पीछे की कहानी आपको शायद नहीं पता होगी, ठीक है? तो थोड़ा संक्षेप में मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। दूसरी चीज़, आप क्लासेस सीक्वेंस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहली क्लास से लेकर और पूरी हिस्ट्री को कहानी के रूप में। तो देखो है क्या, हम शुरू से चलते हुए हैं, पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, भारत के बाहर से भारत के आक्रमणकारी कुछ विदेशी वंश, कुछ देसी वंश, उससे पहले मौर्योत्तर काल, बाद में गुप्त काल। गुप्त काल क्या था? एक बड़ा साम्राज्य विस्तार है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसमें नाम सुनने को मिलेगा, आपको समुद्रगुप्त सुनने को मिलेगा, ठीक है, स्कंदगुप्त सुनने को मिलेगा। तो ये गुप्त वंश के राजा थे, और पूरे भारत में जिन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, भारत को एक अखंड भारत के रूप में वो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? केंद्रीकृत व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही गुप्त कमजोर पड़ते हैं, तो वहां पर अलग अलग जगह अलग अलग राजा आ जाते हैं। ठीक, उनमें से एक महत्वपूर्ण राजा आता है, कौन? हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का राजा था। और उसकी कहानी को मैंने समझाया था कि हर्षवर्धन का भाई है, उसकी बहन है, उसकी बहन का विवाह कहीं पर हुआ है, उसको, उसके बहन के पति को मार दिया गया है, उसके भाई को मार दिया गया है। राजा शशांक था, देवगुप्त था, इन्होंने मार दिया था। राज्यवर्धन वो जो उसका भाई था उसे मार दिया। राज्यश्री जो उसकी बहन थी, अब वो अकेली पड़ गई है, जो कन्नौज में है। तो राजा हर्षवर्धन थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित कर लेता है? कन्नौज में, और वहां से शासन चलाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं हम इसे, जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो उसका कोई उत्तराधिकारी हमें नहीं मिलता है। जब उत्तराधिकारी नहीं मिला, तो वहां पर क्या हुआ? 3 जो बड़ी क्षेत्रीय सामंत कह सकते हैं हम, या 3 बड़े क्षेत्रीय शासक कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, कन्नौज क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र हो गया था, पूरा डिटेल में मैंने समझाया था, एक बार हल्का सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखो होता क्या है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मान लेते हैं ये भारत है, हल्का फुल्का देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस भारत में होता क्या है, यहाँ पर मगध है, यहाँ पर कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, बिहार में मगध है, यहाँ पर थानेश्वर है हरियाणा में, यहाँ पर ये बल्लभी है गुजरात में, और यहाँ बंगाल है। इस बात को ध्यान रखना। कहानी संक्षेप में 1 मिनट में बता रहा हूँ, बाकी पूरी कहानी को डिटेल में मैंने समझाया कि हुआ क्या कैसे, पूरी कहानी के रूप में। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर राजा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन यहाँ पर उस, सॉरी, हर्षवर्धन है, हाँ, यहाँ पर कन्नौज में उसकी बहन का विवाह हुआ है। यहाँ पर देवगुप्त है, जो उत्तर गुप्त गुप्तों के बचे हुए वंशज थे। यहाँ पर शशांक है, शशांक और देवगुप्त मिलते हैं और इसके पति की हत्या कर देते हैं, गृहवर्मा उसका नाम था। राज्यवर्धन इसका बड़ा भाई था हर्षवर्धन का। राज्यवर्धन यहाँ पर आता है, इनकी लड़ाई होती है, राज्यवर्धन इसको मार देता है। यहाँ से ये क्षेत्र खाली हो गया।
ठीक है? ध्यान से समझना क्योंकि आगे कहानी का जुड़ाव यहीं से है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अब इसको राज्यवर्धन को ये मार देता है शशांक, ठीक है? कुल मिलाकर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस 1 मिनट क्योंकि बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ये इसको मार देता है। अब बचा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आता है, शशांक को मारकर यहाँ खाली कर देता है। ये अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पर कर देता है, तो यहाँ से तो अच्छे संबंध है ही। तो हर्षवर्धन का जो राज्य था, वो लगभग ये राज्य आप मान के चलें, ठीक है? समझ गए? लगभग में ये राज्य है। अब इस राज्य को लेकर एक यहाँ पर शक्ति है, यहाँ पर इस जगह पर, वो है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है? नीचे आते हैं तो यहाँ पर है राष्ट्रकूट और यहाँ पर कौन है? ये पाल। 3 लोग हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये तीनों क्या सोचते हैं? ये तीनों सोचते हैं कि भैया थानेश्वर में जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब इतने बड़े साम्राज्य को शक्ति के रूप में केंद्रित करा हुआ है किसने? हर्षवर्धन ने। तो तीनों सोचते हैं जिसका अधिकार इस पे हो गया, ये पूरा का पूरा साम्राज्य उसके अंडर में आ जाएगा। तीनों में क्या होता है? युद्ध होता है, इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है? त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीनों भाग लेते हैं, उसके अंत में क्या होता है? लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब देखो ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, इसको एक चीज़ याद रखना, ये किसी युद्ध की तरह नहीं हो रहा है, जैसे आपने चंपारण का युद्ध नहीं आया अभी, ठीक है? हाइडेस्पीज का युद्ध अगर पढ़ा हो, तो किसी युद्ध की तरह नहीं हो रहा है कि 2 दिन में हुआ खत्म हो गया, 3 दिन में हुआ खत्म हो गया। ये युद्ध नहीं है, ये संघर्ष है। कई बार तो ये कन्फ्यूजन होता है, इस बात को ध्यान रखना। संघर्ष का मतलब है कि एक लंबे समय तक आपस में लड़ाइयाँ चलेंगी। कभी ये इसको हरा देगा, कभी ये इसको हरा देगा, कभी ये इसको हराएगा, कभी ये इसको हराएगा, आपस में लड़ाइयाँ चलेंगी, ठीक है? तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जब ये लड़ाइयाँ चलेंगी, तो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग राजा एक-दूसरे के राजा को हरा रहे हैं। और उसमें जो फाइनली जीत होती है, फाइनली जीत होगी गुर्जर प्रतिहार की, ठीक है? जिसका राजा है मिहिर भोज, समझ गए? तो फाइनली तो ये जीतेगा गुर्जर प्रतिहार, लेकिन उससे पहले ये क्या है? आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब ये मैं कहानी मैंने क्यों समझाई है? क्योंकि यहाँ पर बंगाल में एक पाल वंश है, उसका भी राजा आएगा एक, जो इसके शासक को हरा देगा, इसके शासक से हार जाएगा और फिर उसके बाद में एक दूसरा राजा आएगा, जो उससे हार जाएगा, उससे जीत जाएगा। तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जब त्रिपक्षीय संघर्ष में ये जीत गया था, क्योंकि हम हिस्ट्री को भई 200-300 साल की घटना को एक क्लास में पूरा कर लेते हैं तो अब हमारे माइंड में क्या रहता है कि एक साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। तो अब ये राजा आप इतना ध्यान रखें, जब अभी क्लास करेंगे हम मतलब कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अलग-अलग शासक हैं, वो अलग-अलग टाइम पर आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने क्या है, हमने यहाँ पर अलग-अलग वंश भी देखे थे। कश्मीर के अलग वंश थे, ये मध्यकालीन अलग वंश है, मतलब अलग-अलग जगह अलग-अलग राजाओं का अपना अपनी शक्ति को बना लिया है। दक्षिण भारत के अलग वंश हैं, उन्हें हम आगे करेंगे। कश्मीर के वंशों को हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब बचे पाल, प्रतिहार और कौन? राष्ट्रकूट। इन्हें हम पहले पाल कर लेते हैं आज बंगाल के वंश को। लेकिन बंगाल का जो पाल वंश है, उसके बाद में सैन वंश बंगाल में अपना स्थान लेता है। तो इसे भी हम साथ में ही कर लेंगे, जिससे कि एक माइंड मेकिंग रहे कि हाँ, बंगाल के इस क्षेत्र में इस तरह के राजा आए और उन्होंने इस तरह से शासन किया, ठीक है? तो भाई बंगाल के वंश हम कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले पाल वंश। यहाँ पर ये जो समय लिखा हुआ है, जो चीज़ या ध्यान रखने की होती है उसको ध्यान रखें, जो नहीं है उसको ना रखें, ठीक है? तो ये जो समय दिया गया है, यहाँ पर मैंने समय लिखा है केवल इसलिए कि हमारा माइंड मेकअप हो सके कि लगभग-लगभग किस समय। क्योंकि जब हम बंगाल के वंश को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 वंश आते हैं मुख्य रूप से, ठीक? कौन से? एक सबसे पहले गौड़ वंश आता है जो खत्म हो गया, शशांक के साथ खत्म, ठीक है? एक दूसरा वंश आ रहा है पाल वंश और तीसरा वंश आ रहा है सैन वंश। तो हमारे माइंड में ये रहता है कौन-सा आगे पीछे या एक साथ है या क्या है? तो इसलिए ये समय जो लिखा है, वो लिखा है केवल एक आइडिया रखने के लिए कि हाँ, इस समय पर ऐसा हुआ होगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली समय आप लोगों को याद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही इतिहासकारों के बीच में मतभेद होता है। जैसे इसके समय को लें तो थोड़ा आगे-पीछे, इसके समय को लें तो ये थोड़ा आगे-पीछे, तो यहाँ पर खुद वो है, तो अब बस लगभग में। तो बंगाल वंश पहले करेंगे हम। बंगाल के प्रमुख शासक कौन-कौन है? गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल है, महिपाल है, रामपाल है, मदनपाल है, ठीक है? प्रमुख शासक हैं, इनके अलावा और भी बीच-बीच में शासक हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे देवपाल। देवपाल के बाद में बीच में गैप लिया है, ये 850 से और सीधा हम 978 तक आ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके बीच में एक ही राजा आया होगा और उसने शासन कर लिया होगा। तो बीच में और भी राजा हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण शासक हैं, ठीक है? इतना सा ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो महत्वपूर्ण शासक में गोपाल सबसे पहले, लगभग ये कहानी है 750 के आसपास की, ठीक है? हर्षवर्धन चले गए हैं,
लेकिन बंगाल में अपनी शक्ति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कन्नौज की तरफ भी प्रयास करेंगे कौन? पाल वंश वाले। तो गोपाल सबसे पहला राजा है, ये संस्थापक है, इतना याद रखें। उसके बाद धर्मपाल आएगा इसका बेटा, इसके बाद इसका बेटा देवपाल आएगा। उसके बाद में कुछ गैप बनता है, 2-3 राजा आते हैं, विग्रहपाल, ठीक है, ये लोग, और महीपाल आता है। उसके बाद रामपाल आता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अंतिम। मैं हर चीज को, जो पुस्तकों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है या फिर हम पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज को याद रखें, कई बार किसी पुस्तक में आपको देखने मिलेगा कि पाल वंश का अंतिम राजा है रामपाल, और किसी पुस्तक में देखने मिलेगा पाल वंश का अंतिम राजा है मदन पाल, ठीक है। किसी पुस्तक में आपको देखने मिलेगा कि लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम राजा है, सेन वंश का। किसी पुस्तक में किसी और का नाम होगा, जैसे केशव सेन का, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो रामपाल है वो अंतिम है, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण शासक है जिसका कुछ वजूद था। उसके बाद 2-3 शासक ऐसे आए जिनका कोई वजूद नहीं है, मतलब वो शासन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। तो इनके बेटे का बेटा बेटा ये मदनपाल आता है। ये मदनपाल इस वंश का शासक रहा, अंतिम शासक रहा, और उसके बाद वंश से राजा खत्म, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। लेकिन अगर आपको प्रश्न में आ जाता है अंतिम महत्वपूर्ण शासक, तो वो कौन है? रामपाल ही है। अगर आ जाता है अंतिम शासक और ऑप्शन में रामपाल नहीं है, मदनपाल है, तो हम मदनपाल को लगाएंगे, ठीक, ध्यान रखना है। तो इन शासकों को देखते हैं, उसके बाद हम सैन वंश के शासक देखेंगे, जैसे सामंत सेन संस्थापक है इसका, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन अंतिम शासक है, लेकिन लक्ष्मण सेन के 2 पुत्र हैं, ठीक है, वो पुत्र शासन नहीं कर पा। अब उसका कई जगह जिक्र मिलता है, किसी जगह जिक्र नहीं मिलता है, तो वहां पर वही इतिहासकारों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, तो हम इन्हीं को फिलहाल के लिए अंतिम शासक मान लेते हैं। दूसरी चीज, अब एक चीज याद रखें यहाँ पर, जैसे ये 1075 से 1120 तक आया, और ये मैंने बताया इनके बाद सैन वंश उदित होता है बंगाल में। ये आ रहा है 1070 से 1095, तो ऐसा कैसे हुआ कि इसके पहले ही ये हो गया? तो ध्यान रखें, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शासक धीरे धीरे करके कम, जैसे जैसे कमजोर होते जाएंगे, यहाँ पर ये लोग अपना वजूद उड़ाते जाए, मतलब उभारते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सामंतसेन पहले से ही, अब देखो एक चीज को यहाँ पर समझे, हालांकि मैंने पहले भी समझाया है, ऐसा तो है नहीं एक राजा खत्म हुआ और दूसरा कोई राजा एक साथ, मतलब एक साथ उसका जन्म हुआ हो, वो राजा बन गया हो। पहले से उसका कुछ वंश चलता हुआ आ रहा होगा। जैसे कि हमने देखा, जब पुष्यभूति वंश किया तब भी हमने देखा था, पुष्यभूति ने वंश की स्थापना की, फिर वर्धन आए, ठीक है। अब उससे पहले भी हमने देखा, जब गुप्तों को हमने किया तो श्रीगुप्त। लेकिन उनका जिक्र इसलिए हम राजा के शासक के तौर पर पूर्णतः नहीं करते, क्योंकि वो वंश को चला रहे हैं। अपने सामंत के रूप में वो राजा हैं, मतलब सामंती व्यवस्था को मैंने बताया थोड़ा सा, तो सामंत हैं, लेकिन पूरी तरह से जो उभर के आते हैं वो इनके बाद आते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं किस पे? गोपाल पर, ठीक है। बंगाल का पाल वंश पहले कर रहे हैं हम। गोपाल इसका संस्थापक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। हालांकि गोपाल के समय कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई, कुछ नहीं हुई। ये एक बंगाल में एक मत्स्य राज कहते हैं हम, मतलब ऐसा माने कि बंगाल में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हुई, कब? लगभग इसके समय, किस समय? हल्का सा मैंने इस आइडिया दिया है आपको, लगभग 750 के आसपास, और पहले से चलती हुई आ रही थी। वो था क्या बंगाल में? मत्स्य राज की बात करते हैं जब हम, उसका मतलब होता है जैसे समुद्र में एक बड़ी मछली हो और वो छोटी मछली को खा जाए। छोटी सी मछली है, उसको उससे बड़ी मछली ने खा लिया। ये पता होगा शायद आपको, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। कहीं भी आपको मत्स्य मत्स्य शासन, मत्स्य मतलब मछली, ये शासन देखने को मिल रहा है, अगर कहीं भी हिस्ट्री में आ जाता है नाम, तो उसको ध्यान रखें। छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है समुद्र में, फिर इस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, उस इस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, और इस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, ठीक है। तो समुद्र में शासन कौन करता है? जो सबसे बड़ी मछली होगी, तो इसको बोलते हैं मत्स्य राज या मत्स्य शासन, ठीक है, या मत्स्य नीति। तो बंगाल में एक ऐसी ही अ, घटना चल रही थी, एक ऐसा ही रूप चल रहा था शासन का, कि जो छोटा राजा था, जहां शक्ति जिसकी बढ़ती, वो उसको छोटे को खा जाता, ठीक। अब इस बीच में वहाँ की जो जनता थी, उनका साथ इसको मिलता है, किसको? गोपाल को। और ये क्या करता है, ये इस वंश की स्थापना कर देता है और सबको हटा देता है, जो छोटे छोटे मछलियां हैं उनको हटाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका बेटा धर्मपाल।
धर्मपाल को पहले इसका फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार और फिर मैं थोड़ा-सा समझा दूँगा। धर्मपाल की उपाधि है उत्तरापथ स्वामी परम सौगात। कैसे मिली उपाधि अभी बताऊँगा, ठीक है? इसको मतलब उत्तरापथ स्वामी बोला गया है। उत्तरापथ मतलब उत्तर के पथ का स्वामी, उत्तर की तरफ जाने वाला। और दूसरा कौन-सा? परम सौगात। परम सौगात हालाँकि कई लोगों की उपाधि है, आगे भी देखेंगे आप। यहाँ पर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में लगा रहा। मैंने बताया अभी त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, ये भी उसमें भाग ले रहा है, इससे अगला राजा भी भाग लेगा, ध्यान रखना है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगा रहा, वही गुर्जर पाल और राष्ट्रकूट, इनकी आपस की लड़ाई में। कन्नौज का शासक कैसे लगा रहा? कन्नौज का शासक है इंद्रायुध। उसे परास्त कर चक्रायुध को संरक्षण देकर कन्नौज की गद्दी पर बिठा देता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कहानी क्या है। इसका धर्म बौद्ध धर्म का अनुयायी है और अनेक मठ बौद्ध विहारों को बनवा रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवा रहा है, सोमपुर महाविहार बनवा रहा है बांग्लादेश में। ठीक, अब देखो इसकी कहानी को पूरा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से हल्का सा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा तो नहीं है, छोटी सी कहानी है। धर्मपाल है, जब ये गोपाल के बाद शासन में आता है तो ये इसको पूरी तरह स्थापित कर देता है, अपने राज्य को, अपने शासन को। और ये कोशिश करता है कि कन्नौज की तरफ बढ़ जाए और कन्नौज को अपने अधिकार में ले ले। ठीक है, कन्नौज वही जगह है जहां हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वहां पर दो भाई हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध। ठीक है, इनको क्या कर रहा है, ये आपस में लड़ाई करके ये चाह रहे हैं कि मैं राजा बनूं और मैं राजा बनूं। ठीक है, इसका ही फायदा उठाकर कौन? धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण करता है, इंदिरा युद्ध को हरा देता है और इंदिरा युद्ध को हराने के बाद उसकी गद्दी पर स्वयं न बैठकर, क्यों ना बैठकर? क्योंकि अभी बंगाल में पूरी तरह से स्थापित होना है, इन्हें फैलाना है बंगाल को। तो स्वयं न बैठकर क्या करता है, ये चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाता है और संरक्षण देता है कि मैं आपके साथ हूं, आपका कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्या ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि दूसरी तरफ से गुर्जर भी आ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको हटाएं और वहां पर शासन कर लें, तो ये बोलता है। अब देखो यहाँ पर राजनीति है, इसने किस तरीके से माइंड गेम खेला कि मैं डायरेक्ट रहूंगा तो लड़ाई होगी, मैं मारा जाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको बीच में बिठाते हैं। इसको बिठाने के बाद अधिकार फिर भी किसका रहेगा, वजूद किसका रहेगा? जब मैं इसको संरक्षण दे रहा हूं तो मेरा। तो इसने चक्रा युद्ध को बिठा दिया और जब इसको हराता है तभी एक विद्वान है जो क्या करते हैं, इसे उत्तरापत स्वामी की क्या देते हैं, उपाधि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देखो ध्यान से, अभी हमने किया था, ये इंडिया यदि है तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, कन्नौज। और बंगाल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बंगाल से जब ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर लड़ाई करेगा और यहाँ पर जीतेगा, तो कहाँ जा रहा है ये? उत्तर। तो उत्तरा पथ, उत्तर की तरफ पथ प्रगति हो रहा है और वहां पर ये लड़ाई जीत रहा है, तो इसलिए इसको उपाधि दी गई, किसकी? उत्तरापथ स्वामी की। ध्यान रखना है, उत्तर के पथ का स्वामी बन रहा है, इसलिए तो उपाधि भी याद करवा रहा हूँ। उत्तरापथ स्वामी परम सौगात इसको कहा गया है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज इसकी कहाँ थे हम, हाँ, धर्म। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ये एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जो ये पाल शासक हैं वो लगभग उनमें से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सैन आएंगे अभी, वो शैव धर्म के आएंगे। तो और इससे पहले शशांक था, वो बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था, बिल्कुल घोर विरोधी। और शशांक ने क्या किया था, ध्यान होगा आपको, क्लास में बताया था मैंने, कि बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था, उस पेड़ को कटवाया और नदी में फिकवा दिया था। ठीक है, चिढ़कर, क्योंकि वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन? शशांक। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है और उसके लिए ये काम भी करता है। अलग अलग जगह ये अनेक मठ बनवाता है, बौद्ध विहार बनवाता है। इसी के तहत क्या किया इसने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, 3 विश्वविद्यालयों को मैं बार बार बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना है। पूरे विश्व का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है वो माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ऐसा भी मान सकते हैं कि भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला महाद्वीप। अब इसको एक चीज ध्यान रखेंगे, जो तक्षशिला महाद्वीप है, सॉरी, तक्षशिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, उसको बनवाने वाले राजा का एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, तो तक्षशिला में बनवाया, जिस समय पर जिन लोगों का शासन रहा होगा वो अलग अलग समय पर बनवाया गया। लेकिन उसमें एक चीज याद रखनी है, उसके जो आचार्य हैं कौन है, उसके प्रोफेसर चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि कौटिल्य जो थे, चाणक्य जो थे, वो कहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वहीं पर शिक्षा ली, वहीं पर पढ़ाया, पहले स्टूडेंट फिर टीचर, ये वहाँ की पद्धति थी, पैटर्न था। ठीक है,
तो पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय, विश्व का दूसरा, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व में भी माना जाता है, तो वो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। किसने बनवाया? तो ध्यान होगा जब हमने करा था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, तो उनमें से ध्यान करो किसने बनवाया है। अगर आपको क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। बाकी कुमारगुप्त विश्वविद्यालय बनवाया है कौन सा? अ, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और अब तीसरा विश्वविद्यालय, इनका क्रम भी याद रखना, क्रम आ जाता है सबसे पहले दूसरे तीसरे स्थान पर। तो उसके बाद विश्वविद्यालय आ रहा है कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तक्षशिला में है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। ये कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा है कहाँ पर? बिहार में। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी बिहार में। इसको ध्यान रखें, भागलपुर में है, बिहार के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवा रहा है इसको? धर्मपाल बनवा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साथ में क्या कर रहा है? एक सोमपुर महाविहार बनवा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ के साथ अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये और क्या कर रहा है? ये नालंदा के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो पहले ही बन गया था, के लिए, मतलब उसके खर्च के लिए का मतलब खर्च के लिए, ये 200 गांव दान देता है। 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब गांव, विलेज। कभी 200 ग्राम की कोई चीज समझ लें, तो 200 गांव विलेज दान देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो मतलब क्या कर रहा है? ये बौद्धों के लिए काम कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन रहा है और इनके लिए, नालंदा के लिए दान दे रहा है, ठीक है। तो ये था धर्मपाल, ठीक, ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद आते हैं देवपाल। देवपाल मुंगेर को अपनी, पहले इसके फैक्ट देख लें, मुंगेर को अपनी राजधानी बना रहे हैं। शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज को पराजित किया। फिर से देखो, वही आ रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है किससे? गुर्जर प्रतिहार से, ठीक। तो ये युद्ध अभी, युद्ध नहीं, ये संग्राम अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, ये इसके अलावा एक दो शासक और हैं, जैसे कि विग्रहपाल द्वितीय है, राज्यपाल द्वितीय, ये सब शासक रहे। और फिर आता है महीपाल। तो ध्यान रखें, देवपाल मुंगेर को अपनी राजधानी बना रहा है, पहली चीज, मुंगेर को राजधानी कौन बना रहा है? देवपाल बना रहा है। शासन काल में अरब यात्री आ रहा है, सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान किसके शासन काल में आया? इसी के शासन काल में, ठीक है। सुलेमान कहाँ का यात्री है? अरब का यात्री है, जो इसके शासन काल में भारत के लिए, भारत घूमने आया, यात्रा पर आया है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जरों से इनकी लड़ाई है, ठीक है, राष्ट्रकूटों से इनकी लड़ाई है। तो गुर्जरों से पहली लड़ाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लड़ाई तो ये चल रही है कन्नौज के लिए। अब जब ये लड़ाई चलेगी और वहां पर ये संरक्षण देंगे, तो इनके ऊपर भी आंच आएगी, भाई हमने किसी को राजा बना के गद्दी पे बिठाया है। तो जो सामने वाला राजा है जिससे उसकी लड़ाई हो रही है, मान लिया मेरा कोई दोस्त है और उससे किसी की लड़ाई हो गई है, और मैं उसका बचाव करूंगा, तो वो आंच मेरे ऊपर भी आएगी, लड़ाई मुझसे भी होगी। तो वही लड़ाई चल रही है। तो गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज से लड़ाई होती है। और जब ये लड़ाई होगी तो मिहिर भोज को, ध्यान रखना, देवपाल ने परास्त किया है, पराजित किया है। मिहिर भोज हारा है और देवपाल जीता है, ठीक है। इसके बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, ये सब शासक आ रहे हैं, विग्रहपाल द्वितीय आएगा। और उसके बाद आ रहा है महीपाल, ठीक है। ये जो गैप था, अब समझ गए होगे, ये जो गैप था देवपाल और महीपाल के बीच में, 850, और ये कहाँ है? ये तीन चार शासक जो आ रहे हैं उनका है। तो यहाँ पर महीपाल है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको कहा जाता है। क्योंकि बीच में, द्वितीय संस्थापक क्यों कहा जा रहा है, ध्यान रखना, किस लिए? क्योंकि बीच में ये जो शासक आ रहे हैं, ये धीरे 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 डाउन हो गए, बेकार हो गए, है ना। ध्यान से एक बार इस टाइम को देखो, इस टाइम को, धीरे 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 देवपाल के बाद के शासक बेकार होते जा रहे हैं। अब फिर से जब महीपाल आएगा, तो महीपाल क्या होगा? महीपाल इसकी शक्ति को दोबारा से पुनर्जागृत करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब महीपाल आया तो इसने इसकी शक्ति को, पाल वंश की शक्ति को दोबारा से बढ़ाया, जिसके लिए इसको द्वैत संस्थापक कहा जाता है। चोल शासक किसको? राजेंद्र चोल को पराजित किया। चोल कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। चोल, चेर, पांड्य और पल्लव भी आ जाएंगे अब इस समय पर। तो चोल शासक है राजेंद्र चोल, जो कहाँ? श्रीलंका तक पहुंच गया, इंडोनेशिया तक पहुंच गया है, गंग कोंड चोलम की उपाधि धारण कर रहा है, ऊपर तक लड़ाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको क्या है, इस सॉरी, हाँ, उससे क्या है, ये राजेंद्र चोल से पराजित हो गया है। मैं उल्टा शायद बोल गया हूँ। तो वो गंग कोंड चोलम की उपाधि धारण कर रहा है। ऊपर तक आ रहा है कौन? राजेंद्र। कोंड का मतलब होता है
इसको ध्यान रखें, आगे चल के हालांकि आएगा, मैं चोल शासकों में बताऊंगा जब इसके बारे में बताऊंगा। तो जो राजा दक्षिण भारत में किसी राज्य को जीतेगा, तो जीतने को बोलते हैं कोंड। ध्यान रखना, कई कई शासकों के नाम की उपाधियों के साथ आएगा। तो जैसे इसको राजेंद्र चोल को कहा या राजराज है, तो गंगई कोंड चोलम, तो गंगा के क्षेत्र को जीतने वाला। ऐसे आएगा एक मदुरई कोंड, तो मदुरई, मदुरा के क्षेत्र को जीतने वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये चोल शासक से पराजित हो जाता है, मतलब राजेंद्र चोल जीत जाता है और ये हार जाता है। ठीक, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। अब जब ये हार गया तो यहाँ पर पाल वंश धीरे धीरे कर कर समाप्त हो जाएगा, एक दो राजा आएंगे और उनके बाद ये समाप्त। आते हैं बंगाल का सैन वंश। सैन वंश, जब ये शासक समाप्त हो जाएंगे तो अब नया वंश आ जाएगा, सैन वंश आया। सैन वंश में सामंत सेन इसका संस्थापक है, नाम ध्यान रखना है केवल। विजय सेन, ठीक है, विजय सेन क्या है, विजय सेन इस वंश का एक ऐसा राजा है जो, जिसके बारे में प्रशंसा की गई है और यहाँ ये शैव धर्म को बढ़ाने की कोशिश करता है। मैंने अभी बताया दोनों में एक बेसिकली धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। जो अभी पाल वंश आपने देखा वो क्या है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं अधिकांश राजा, ठीक है, और ये शैव धर्म को मानने वाले हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो विजय सेन, इस, ये देवपाड़ा प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ होता है, पहले भी मैंने बताया जब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति आया था, तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र, मतलब किसी की बड़ाई करते हुए कोई लेख लिखवा देना। वो पत्थर पर भी हो सकता है, खंभे भी गड़वा सकते हैं उसके, हम उसको गुफा में भी लिखवा सकते हैं, हम उसको एक तांबे की पत्ती पर भी लगवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रशस्ति। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देवपाड़ा प्रशस्ति जो कवि धोए ने लिखी है, धोई ने, ये और इसके बेटे के टाइम पे जो कवि धोई है वो उनके राज दरबार में रहते थे, तो कवि धोई ने देवपाड़ा प्रशस्ति को लिखा है, इसके बारे में प्रशंसा की है। तो आपको ये याद रखना है कि देवपाड़ा प्रशस्ति किससे संबंधित है, विजय सेन से। ठीक है, और एक है विजय प्रशस्ति, तो ये तो नाम में ही आ रहा है विजय प्रशस्ति। ठीक है, विजय प्रशस्ति कवि श्रीहर्ष ने लिखी है। तो ये देवपाड़ा प्रशस्ति और विजय प्रशस्ति किससे संबंधित है, विजय सेन से। ठीक है, दोनों के नाम हल्का हल्का ध्यान रख लेना। शैव धर्म का अनुयायी है, ये मैंने पहले बता दिया। इसका पता कैसे चलता है हमें कि शैव धर्म का अनुयायी है, तो इसकी उपाधि से। इसकी उपाधि क्या है, अरिराज वृषभ शंकर, मतलब थोड़ा बड़ी सी उपाधि है, नाम रखने में याद रखने में थोड़ी कठिनाई होगी। बस ऐसा याद रखें कि अभी जो बंगाल के वो चल रहे थे, बौद्ध धर्म वाले चल रहे थे, तो ये शैव धर्म वाला है, और शैव धर्म वाला है तो हमें पता कैसे चलता है, इसकी उपाधि से। तो इसके जो कुछ प्रशस्ति पत्र हैं उनमें इसे अरिराज वृषभ शंकर, वृषभ कौन है, बैल, नंदी, शंकर जी का, और शंकर खुद नाम ही है शिव जी का। तो यहाँ से पता चलता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी है, अरिराज वृषभ शंकर। विजयपुरी और विक्रमपुर दो राजधानियां स्थापित करता है अपने नाम पर, विजयपुरी और विक्रमपुर, ये राजधानी स्थापित कर रहा है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। जब हमने अभी देखा कि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल में, तो विक्रमशिला नाम कहाँ से पड़ा, तो उसको ध्यान रखना, इसका ये अपनी उपाधि धारण करता था। यहाँ पर एक उपाधि और लिखनी चाहिए थी मुझे, विक्रमा। ठीक है, तो उसी से विक्रमशिला, इस बात को ध्यान रख लेंगे। तो विक्रमा, ये धर्मपाल अपने आप को बोलता था। ठीक है, तो ये दो राजधानियां होगी जो इसने विजय सेन ने बनवाई। अब आगे चलते हैं, बल्लाल सेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, सेन वंश के दो बहुत महत्वपूर्ण शासक है। तो बल्लाल सेन स्वयं विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक था, मतलब खुद भी विद्वान था और विद्वानों को वो चाहता था कि उसके दरबार में रहे। पता कैसे चलता है, तो ये स्वयं विद्वान था, इसका पता चलता है इसकी दो रचनाओं से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं, ध्यान रखना है, दान सागर और अद्भुत सागर। किसकी रचनाएं हैं, सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि दान सागर अद्भुत सागर किसकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं किसकी, बल्लाल सेन की, बल्लाल सेन द्वारा रचित। ठीक, अब इसके अगला क्वेश्चन होता है कि इन रचनाओं में से कौन सी अपूर्ण रही, तो अद्भुत सागर वो अपूर्ण रही, पूरी नहीं हो पाई, पूर्ण नहीं हो पाई। इसको इसका बेटा, अभी आ जाएगा लक्ष्मण सेन, वो पूरा करता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या है, बल्लाल सेन सेन वंश का एक विद्वान शासक है, वो रचनाएं करता है और अपने दरबार में कवियों को रखता है। तो रचना में उसने एक दान सागर लिखी और एक अद्भुत सागर लिखी। अद्भुत सागर अपूर्ण रहेगी, जिसको उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। ठीक है, उसके अलावा ये विद्वानों का संरक्षण कर रहा है, तो विद्वानों को ये अपने दरबार में रखेगा। और यहाँ जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है किसको, बल्लाल सेन को। अब ये कुलीन प्रथा है क्या, तो देखो,
एक राजा है, वो राजा कन्नौज से कुछ ब्राह्मणों को, कायस्थों को बुलाता है और यहाँ पर बसाने का प्रयास करता है। ठीक है, दोबारा समझे। कुलीन व्यवस्था या कुलीनवाद क्या है उसको समझें। कुलीनवाद नाम से पता चल रहा है कुल, और कुल को उच्च स्थान देना। तो ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य, तीन नाम बता रहा हूं मैं, ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य, उनको क्या था, इसने कुलीन बोला और उनको उच्च स्थान, मतलब समाज में ऊंचा स्थान देने का प्रयास किया। ठीक है, कुलीनवाद बहुत लंबा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने संक्षेप में बता दिया। तो ब्राह्मण, वैद्य और किसको, कायस्थ, इनको उच्च स्थान कुलों, अपने कुल के हिसाब से समाज में देने का प्रयास। तो ये जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने व्यवस्थित किया, तो ये बल्लाल सेन ने। उपाधियां इसकी, गोडेश्वर, निशंस, शंकर। तो देखो ये क्या है, शैव धर्म का अनुयायी है। हमें पता कैसे चलता है, फिर से वही इसकी उपाधियों से पता चलेगा। तो उपाधि गौडेश्वर, गौड शंकर जी को ही बोला गया है, गौडेश्वर और निशंकर, इसकी उपाधि है बल्लाल सेन की। तो उपाधियों को याद रखना है। अरिराज वृषभ शंकर, इसकी उपाधि थी, अभी आई थी। ठीक है, उसके बाद निशंस शंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौडेश्वर। तो अरिराज शंकर किसकी थी, तो ये आ गई अरिराज वृषभ शंकर, इसकी, विजय सेन की। तो ये हो जाता है। इसके आगे चलते हैं, बल्लाल सेन का ही पुत्र है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन की उपाधि परमभागवत वैष्णव धर्म का अनुयायी है। अभी जो चल रहे थे वो शैव धर्म, शैव का मतलब शिव जी, और वैष्णव का धर्म विष्णु। ठीक है, वैष्णव धर्म का उपाय वो है उपासक। पता कैसे चलता है, इसकी उपाधि से, परम भागवत, ये धारण करा परम भागवत। और किसने धारण करी थी उपाधि, तो जो गुप्त वंश के शासक थे वो परम भागवत अपने नाम के आगे कई शासकों ने लगाया है, तो किसी एक की उपाधि नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना। एक मिनट, चलिए आगे। लक्ष्मण सेन के बारे में हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें। एक बार फैक्ट देख लेते हैं, फिर कहानी देख लेंगे। प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट एक अन्य राजधानी बना रहा है। एक हमने राजधानी देखी, कौन सी, अभी, लक्ष्मण और सॉरी, अभी हमने राजधानियां देखी, कौन सी थी, विजयपुरी और विक्रमपुर, किसने, विजय सेन ने बनाई। और यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं थी उतनी जितनी ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना है, चाहे उन्हें एक बार को छोड़ दें आप। तो अपने नाम पर ये एक राजधानी बना रहा है, कौन सी, लक्ष्मणवती या लखनौती। आगे चल के ये लखनौती बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप दिल्ली सल्तनत को करेंगे उस समय पर। ठीक है, बख्तियार खिलजी क्योंकि यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है। तो ये लक्ष्मण सेन क्या कर रहा है, राजधानी बना रहा है अपनी नई, लक्ष्मणवती, इसी को बोला गया है लखनौती। ठीक है, इसकी स्थापना कर रहा है। और इस लखनौती में आगे चल के कौन आएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन है, तो आपको पता होगा किस तरह से क्या हुआ है यहाँ पर। मतलब आगे चल के ये बात कहाँ की है, थोड़ा समय एक बार आइडिया ले लो आप समय का। समय, लक्ष्मण सेन का समय कौन सा है, 1179 से 1205 के आसपास। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में, याद है नहीं है, उस थोड़ा सा इसको समझने के लिए बैकग्राउंड जरूरी है कहानी का। तो होता क्या है, एक विदेशी आक्रमणकारी है, मुस्लिम आक्रमणकारी, कौन है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब यहाँ पर आता है तो उसकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये पता होगा। किससे, जयचंद से लड़ाई हो रही है 1194 में। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई होगी है 1191, 1192 में। 1191 में गौरी हार जाता है, 1192 में गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1194 में फिर से एक लड़ाई हो रही है, किससे, जयचंद से, चंदावर का युद्ध है ना। तो ये युद्ध जो हो रहे हैं उनमें गौरी एक शक्तिशाली आक्रमणकारी के रूप में आ रहा है। अब जब गौरी यहाँ से जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने सेनापतियों को छोड़कर चला जाएगा, जाते जाते मर जाएगा। ठीक है, तो उसके जो सेनापति हैं वो जहां जहां जैसे रहे उन्होंने वैसे वैसे कब्जा लिया। तो होता क्या है, बख्तियार खिलजी को उसने भेजा हुआ था कहाँ, बंगाल में। ध्यान से समझना, आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा, ये संक्षेप में इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बख्तियार खिलजी को भेजा हुआ था बंगाल में, और एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको रखा हुआ था दिल्ली मतलब दिल्ली वाले क्षेत्र में। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में उसको रखा हुआ है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका दास है, और इसको भेजा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आतंक मचा देता है पूरी तरीके से और लखनौती को तबाह कर देता है।
ठीक है, तो ये लखनऊ थी किसकी राजधानी, लक्ष्मण सेन की, जो सैन वंश का राजा बंगाल का। तो बख्तियार खिलजी यहाँ पर पहुंचता है, आक्रमण करता है और इसको तबाह कर देता है, और तबाह करने के बाद इस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, कब की बात है ये, 1202 के आसपास की। इस पर अधिकार कर लेगा, अधिकार करने के बाद में क्या होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी लड़ाई होगी, ये हट जाएगा और 1206 में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे हालांकि। तो फिलहाल बख्तियार खिलजी यहाँ पर ये करता, और साथ ही साथ क्या करता बख्तियार खिलजी, जब हम आगे दिल्ली सल्तनत करेंगे उसमें समझेंगे, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मतलब इनको सबको तोड़ फोड़ करता है, ये सबको पता होगा। ठीक, तो ये है क्या, लक्ष्मण सेन स्वयं विद्वान है और विद्वानों का संरक्षक है। ये भी किसकी तरह, अपने पिताजी की तरह। पिताजी कौन थे इसके, भूल गए होगे इतनी देर में, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन, जिसने क्या लिखा, दान सागर अद्भुत सागर लिखा। तो बल्लाल सेन की तरह ये भी क्या है, स्वयं विद्वान है और विद्वानों का संरक्षक है। स्वयं विद्वान है कैसे पता चलता है, तो बल्लाल सेन की जो रचना थी अद्भुत सागर, उसको किसने पूर्ण किया, लक्ष्मण सेन ने, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और साथ में विद्वानों को रख रहा है अपने दरबार में, तो इसका दरबारी है एक श्रीधर। श्रीधर इसके दरबार में ही कवि है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते हैं। ठीक है, नाम याद रखें, गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदेव। तो जयदेव इसके दरबार में रहते हैं, इसके दरबार में, अ, लक्ष्मण सेन के दरबार में। उन्होंने क्या लिखी है, गीत गोविंद। एक है ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, मैंने अभी बताया वो कुलीनवाद। तो ब्राह्मण सर्वोच्च के रचयिता हैं हलायुद्ध। हलायुद्ध भी इसके दरबार में ही रहते हैं। हलायुद्ध न्यायाधीश और इसके मुख्यमंत्री थे, तो ध्यान रखना, लक्ष्मण सेन के मुख्यमंत्री हलायुद्ध है और न्यायाधीश है उस समय पर, जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने लिखा है ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कर रहा है ये अपने नाम पर, और यहाँ पर गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। मैंने अभी बताया ये समय कौन सा है, वही वाला है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद वाला। तो ये इसके समय पर जयचंद है, तो जयचंद से इसकी लड़ाई होती है और जयचंद को ये पराजित कर देता है। ठीक है, तो ये क्लास लगभग लगभग हो गई है। पहले ही बोल देता हूँ, क्लास को ऐसे नहीं छोड़ना, एक बार इसका रिव्यू जरूर लेना है 2 मिनट में, क्योंकि ये 2 मिनट में जो आप रिव्यू लेंगे उससे आपके माइंड पर चढ़ेगा। आपने अभी क्लास को समझा है, क्लास को अगर माइंड पर चढ़ाना है तो ये 2 मिनट का रिव्यू शुरू से जरूरी है, और एक दो पॉइंट कुछ रह गए हैं वो भी समझाने जरूरी है, बीच में कहानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जा चलते हैं, शुरू से मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट तो ये है, ये अंतिम शासक जो रामपाल है, एक रचना आपको देखने मिलेगी, कौन सी, रामचरित। यहाँ पर जो रामचरित रचना है आपको ध्यान रखना है, एक है रामचरित मानस और ये रचना है रामचरित। तो रामचरित क्वेश्चन हो सकता है किस राजा की कहानी है, तो रामचरित रामपाल की कहानी है। ठीक है, रामचरित का संबंध रामचरित मानस से नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वैसे ही कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर हम बंगाल के वंश कर रहे थे, एक पाल वंश, दूसरे कौन से, सैन वंश। थोड़ा थोड़ा यहीं पर देखते चले, गोपाल था संस्थापक था, फिर धर्मपाल आया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय के 200 गांव दिए, और यहाँ पर उसके बाद देवपाल आ रहा है, उसके बाद महीपाल आ रहा है और रामपाल आ रहा है। एक एक करके हल्का हल्का देखते चले। धर्मपाल मैंने बताई दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, चक्रायुद्ध को संरक्षण दिया और इंद्रायुद्ध को हरा दिया। उत्तरापद स्वामी इसी बीच में इसे कहा गया, परम सौगात कहा गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, सोमपुर विहार इसने बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दान दिया। देवपाल है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान इसी के समय पर आ रहा है, देवपाल के समय पर गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज को हरा दिया है। और इसके बाद कुछ शासक आ रहे हैं, जो डाउन हो जाता है इसका वंश, उसको दोबारा से उभारता है महिपाल, द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। चोल को सॉरी चोल से ये पराजित हो गया। ठीक, यहाँ पर ये खत्म। सैन वंश आता है, सामंत सैन इसका संस्थापक था। विजय सेन आता है, देवपाड़ा प्रशस्ति और विजय प्रशस्ति इसके ही बारे में लिखी है कवि दोहे ने और कवि हर्ष ने, श्री हर्ष ने। शैव धर्म का अनुयायी है, इसकी उपाधि से पता चलता है। उपाधि है कौन सी, अरिराज वृषभ शंकर। ठीक है, विजयपुरी विक्रमपुर राजधानी स्थापित करता है। इसके बाद आ जाएगा बल्लाल सेन, स्वयं संरक्षक है, विद्वानों का भी संरक्षण देता है। इसका पुत्र भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी रचना है दान सागर, अद्भुत सागर। अद्भुत सागर इनकम्प्लीट रहेगी, जिसको पूरा करेगा कौन, लक्ष्मण सेन। कुलीन प्रथा या कुलीनवाद को ये बढ़ाता है, वहां पर संगठित करता है। उपाधियां गोडेश्वर और निशंक शंकर शैव धर्म का अनुयायी है, पता चलता है। इसके बाद आता है लक्ष्मण सेन, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी है, लेकिन पिता की तरह क्या है, ये विद्वान और विद्वानों का संरक्षक है। इसकी राजधानी
क्या बनाई इसने? लक्ष्मणवती या लखनौती बनाई, जिसको ध्वस्त कर दिया, बेकार कर दिया, खत्म कर दिया आक्रमण करके किसने? बख्तियार खिलजी ने 1200 में। तो इसने अपने पिता के रचना अद्भुत सागर को पूर्ण किया। विद्वानों का संरक्षक श्रीधर इसके दरबार में है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव इसके दरबार में है। हलायुद्ध जो इसका मंत्री भी थे, न्यायाधीश भी थे, और उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व लिखी, ये भी इसके दरबार में रहते थे। लक्ष्मण संवत की शुरुआत की और गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। तो ये बंगाल के दो महत्वपूर्ण वंश थे, इसको ध्यान रखना है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, इस इनसे पहले जो वंश चल रहा था वो गौड़ वंश चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और पहली बार हो यहाँ पर तो खुद भी जुड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ाना है या इस परिवार को, सारथी परिवार को। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेज में, और कोई बात, कोई विचार, कोई है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।